और अब बात करते हैं आज के उस मुद्दे की जिसको लेकर राजनीति पिछले कई दिनों से गरमाई हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज खत्म हो गई है और खत्म जो हुई उससे पहले कई सारे विवाद रहे, लेकिन उन सब विवादों पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे। आज जिस तरह से कश्मीर में, श्रीनगर में राहुल गांधी ने कल पहले तो लाल चौक पर तिरंगा फहराया और उसके बाद आज 23 दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन 23 में से गिनती भर लोग भी उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे थे। तो पहला मुद्दा जो दिखाई दिया कि इतने दिनों के बाद जो राहुल गांधी ने खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की थी, उसको एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी दूरी ही बनाए रखी, राहुल गांधी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी और भारत जोड़ो यात्रा से भी। और दूसरी तरफ आज उन्होंने एक ऐसी बातें कहकर एक नए तरीके से विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर जब आए हैं तो वहां पर उनका ग्रेनेड से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से स्वागत हुआ है। तो अब ये ग्रेनेड की बात आई कहां से, किस तरह की? उन्होंने कहा मेरे टी शर्ट को सफेद की जगह लाल कर दीजिए तो मुझे परवाह नहीं। तो ये जो तमाम आज उन्होंने बयान दिए हैं आज के कश्मीर में पहुंच करके, उस सब के क्या मायने थे, उस पर भी बात करेंगे। और उसी पर कटाक्ष किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। सबसे पहले जरा उनका बयान सुनते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के आजाद होने के बाद विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया। आज तक 45,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी जी उसके दोषी कौन हैं? जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। ये यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। मैंने हिंसा सही है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। ये तो ममता जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएंगे सर, नेता है बंगाल के बड़े। वो दलाली कर रहे हैं, हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने एक विश्वास का वातावरण पैदा किया, आपने भय का वातावरण। जो इनके वहां के गुप्कर गैंग के उनके पार्टनर्स हैं, उनका तिरंगा के बारे में क्या कहना, उसके बारे में जरा बात करना। तो कांग्रेस कहती रहे, उसे क्या कहने में कौन बुराई है? हम कुछ भी कहें, आप चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी। भारत जोड़ो यात्रा ये किस अर्थ से भारत तोड़ो यात्रा साबित हुई, ये राहुल जी के सभी अलग अलग प्रकार के बयानों से बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुका है। विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण है मुद्दे। मोदी जी का विकल्प जनोन्मुख नीतियां होनी चाहिए। तो बदलते हुए सुरों के बीच में ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म तो हो गई है, लेकिन विपक्ष के सुर
पूरी तरह से एक नहीं हो पाए। राहुल गांधी के सुर भी बदले हुए दिखाई दिए, क्योंकि आज उन्होंने इतिहास को याद दिलाया, तो बीजेपी ने भी कुछ ऐतिहासिक बातों की याद राहुल गांधी को दिलाने की कोशिश की। बेहद ही खास मेहमानों का सीधा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जेबा यास्मीन जी हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। और स्टूडियो में हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं जरा सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, जो राहुल गांधी ने 2 बातें कही, उस पर मैं बीजेपी की निगाह और उसका जवाब भी चाहूंगी। एक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने हिंसा नहीं देखी, इसलिए आप लोग समझ नहीं सकते हिंसा होती क्या है। और दूसरा, जितना पैदल राहुल गांधी चले, उन्होंने चुनौती दी है कि मैं चुनौती देता हूं, बीजेपी का कोई नेता इतना पैदल चल के दिखाई नहीं सकता। नहीं, राहुल गांधी को शायद मुझे लगता है कुछ और कहना चाहते थे, चिट कुछ और मिली थी, कह कुछ और गए। वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से देश में हिंसक वातावरण समाप्त हुआ है, वरना इसी कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी आम हुआ करती थी, किस प्रकार से दहशतगर्दी की घटनाएं पूरे देश भर में आप देखेंगे 2008 में, 2009 में किस तरह से 10 में पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम फटते थे शहर दर शहर में। लेकिन 2014 के बाद से शहरों में, रिहायशी इलाकों में इस प्रकार की आतंकवाद की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं पूरी तरह से हमने नियंत्रित करने का काम किया है। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी का यह कहना था कि भाजपा के इस कार्यकाल में हमने हिंसा नहीं देखी है, हमारे कार्यकाल में हमने हिंसा देखी। ये बात सही है। राहुल गांधी जी की जब पार्टी सत्ता में रही है तब लगातार हिंसा होती रही, अब हिंसा नहीं हो रही है। और इसीलिए लाल चौक पर जाकर के बड़े सम्मान के साथ उन्होंने कल तिरंगे का वहां ध्वजारोहण किया, वरना लाल चौक पर पहले तिरंगा फहराना कितना कठिन होता था ये देश जानता है, किसी से सच्चाई छुपी हुई नहीं है। लेकिन पूरी राहुल गांधी जी की यात्रा का फलसफा क्या रहा, पूरी राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को मिला क्या? चाहते थे कि राहुल गांधी की छवि को ठीक कर दिया जाए, उनकी इमेज को चमका दिया जाए। इमेज तो चमकी नहीं, कॉमेडी जगत और समृद्धशाली हुआ। हाँ, एक अंतर हुआ, राहुल गांधी जो पहले ठंड से डरा करते थे, उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली कि अब वो ठंड से नहीं डरते, उन्होंने ठंड से डरना छोड़ दिया है। ये एक नया परिवर्तन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए उपलब्धि के तौर पर उनकी इस यात्रा में जुड़ा है। इसके अलावा वो अपने साथ विपक्ष को जोड़ने में पूरी तरह से असफल हुए। 21 दलों को बुलाया था, पासिंग मार्क्स जैसे नंबर भी उनको साथ उनके दल खड़े नहीं हुए। भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत को समझने की आवश्यकता है। और वो भारत समझने में राहुल गांधी इस बार भी असफल हुए, जब उन्होंने भारत की सेना पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि भारत की सेना चीन की सेना से पिट रही है, तब इस तरह से समझ में आया कि वो भारत की सेना को समझने में असफल हुए हैं, भारत के जनमन को समझने में असफल हुए हैं, जब उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां अपनी यात्रा के दौरान की, उनके पार्टी के नेताओं ने भी की। वो अपनी पार्टी के संगठन को भी समझने में असफल हुए, क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान ही राजस्थान में अशोक गहलोत के बीच में और किस तरह से पायलट के बीच में एक वहां पर युद्ध दिखाई पड़ा, वो भी इसी यात्रा के दौरान हुआ। ओके राकेश जी, ठीक है जगह जगह दिखाई पड़ी। ओके राकेश जी, और वो जो उन्होंने दूसरी बात कही, जो मेरा दूसरा सवाल था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि जितना मैं चल के आया हूं बीजेपी का कोई नेता चल नहीं सकता, उतना चैलेंज किया उन्होंने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये चैलेंज बहुत हास्यास्पद है। इस देश में बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं, बहुत लंबी यात्राओं के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लंबी यात्रा तय की है, और लंबी यात्रा तय करके आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। हम उसको अगर पैदल चल करके, आप योगा करने से संदर्भ लेकर के, शारीरिक सौष्ठव बनाने को लेकर के अगर कह रहे हैं राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के बचकाने तर्क हैं, इन तर्कों से उनको परहेज करना चाहिए। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इरफा जान जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अर्शप्रीत जी, ये जो बयान आज आया है, टी शर्ट को खून में, मतलब खून लाल रंग, जो उन्होंने कहा कि लाल रंग में अगर सफेद टी शर्ट को कर देते तो भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया, ये ग्रेनेड का मामला क्या था? एक ग्रेनेड कहां से बीच में आया, समझ नहीं आया। देखिए जी, ग्रेनेड, मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी है, हाँ, बैक इन द डे वहां पे ना तो सेफ्टी थी, ना सिक्योरिटी थी, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हिम्मत कर सकता था कोई यात्रा निकाले। वो राहुल गांधी जी थे जिन्होंने ये हिम्मत की। उनके जो सलाहकार हैं, सिक्योरिटी सलाहकार, उन्होंने बताया भी था कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद राहुल जी ने निर्णय लिया कि हम वहां पे जाएंगे, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के लोग वो डिजर्व करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं दिया। उनके हक, उनकी आवाज, उनकी राइट्स सारी की सारी छीन ली, नजरअंदाज कर दी भारतीय जनता पार्टी ने।
सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूं कि भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की, 5 महीनों की, 12 स्टेट्स की, कन्याकुमारी टू कश्मीर तक की सफल हुई, सक्सेसफुल हुई। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर साहब कह रहे थे कि मोदी साहब का धन्यवाद करना भूल गए। राहुल जी, मैं धन्यवाद कर देता हूं, क्योंकि अगर मोदी साहब ना होते, भारतीय जनता पार्टी ना होती, हमारे पास दिशा ही नहीं होती भारत जोड़ो यात्रा के लिए, दिशाहीन हो जाते। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था, नफरत के खिलाफ लड़ना, कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी होती ना, ये चीजें ना होती, तो यात्रा भी ना निकल सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब का, बीजेपी का। दूसरी बात, अगर ये चैलेंज ना करते कि सर आपकी यात्रा 10 दिन ही चलेगी, 150 किलोमीटर नहीं चलेगी, इतनी बड़ी तो छोड़िए, तो हम में हिम्मत कहां से आती। अगर ये अड़चने ना डालते जानबूझ के, कोविड का हवाला देके भारत जोड़ो यात्रा को लेटर लिख दिया, अपनी यात्रा चल रही थी राजस्थान में, उसको कुछ नहीं कहा, दूसरी जगहों पे कैंपेन्स हो रही थी, रैलीज हो रही थी, रोड शोज हो रहे थे, वहां पे कुछ नहीं कहा। और मोदी साहब ने पार्लियामेंट में मास्क सुबह तो पहन लिया था, लेकिन शाम को जब वेडिंग पे गए, ब्याह पे गए, तो वहां पे कोई मास्क नहीं लगा हुआ था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसी अड़चने ना क्रिएट करती हमारे लिए, तो शायद ये यात्रा सक्सेसफुल ना होती, लेकिन उन्होंने की। और दूसरा, बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल जी के टी शर्ट कौन सी पहनी है, कौन सा ब्रांड है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी निभाई है। आप समाप्त कर रहे हैं भारत जोड़ो को, आप भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब मैंने जो 2 सवाल पूछे थे, अभी तक 2 चीज पूछी थी, उसका जवाब नहीं दिया। ग्रेनेड क्यों बीच में आया? कश्मीर के लोगों को ग्रेनेड से जोड़ना कि कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया, तो कश्मीर के लोग ग्रेनेड देते हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूं, जब से मैंने बयान सुना है थोड़ा अटपटा लग रहा है। देखिए ऐसा है, नहीं दिया, प्यार बताता हूं। हाँ, जो लोग इसे ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे, इसको कंटेक्स्ट में से हटा करके इसको ट्विस्ट करेंगे, उनको अटपटा लगेगा। लेकिन पहले जहां पे एक आर्मी का कॉन्वॉय भी सेफली नहीं जा सकता था, वहां पे यात्रा पहले कब वही मैं भी जानना चाहती हूँ, पहले कब? पहले का मतलब अब से पहले मैडम, अब तक अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर में हिम्मत है तो वो यात्रा निकाले। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी जम्मू एंड कश्मीर में यात्रा निकालिए, आपको भी पता लगे वहां पे लोग कितना प्यार देते हैं। हमने एक्सट्रीम कंडीशंस में यात्रा निकाली है, जहां पे बर्फ भी गिरी, बारिश भी हुई, ठंड भी थी, गर्मी भी थी, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद यात्रा में सभी वर्गों के लोग जुड़े, डॉक्टर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, किसान है, लेबरर है, मोची है, कोई पॉलिटिशियन है, सारे वर्गों के लोग जुड़े और सबने एक होकर विदाउट एनी डिफरेंसेस ठीक है, मैं आती हूँ। ओके अर्शप्रीत जी, मैं जरा एक एक करके पहले जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चलूंगी। इरफा जी, क्या जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी जा रही है कश्मीर के लोगों की, आप भले ही आज उनके साथ मंच शेयर किया आपने, 2 दिन से दिखाई दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्या अभी भी कश्मीर के लोगों को इस तरह से डिक्लेयर करना और कश्मीर के आवाम के नाम पर इस तरह से सवाल खड़े करना और वहां की स्थिति पर सवाल खड़े करना, ये जायज है? ये सही लगा आपको? देखिए, जहां तक कश्मीर की स्थिति की बात आती है, अभी पिछले महीने ही हमारे जम्मू रीजन में एनकाउंटर हुआ है। जम्मू वो एरिया है जहां पिछले 30 साल में कभी कोई एनकाउंटर, मिलिटेंसी अटैक नहीं हुआ है। अब की बार जम्मू के एरियाज में 30-30 साल बाद टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति पे अगर कोई सवाल खड़ेगा तो कोई देशभक्त ही सवाल करेगा, जिसे हमारे देश की परवाह हो, यहाँ के लोगों की परवाह हो, और ना कि सत्ता की परवाह हो, और कहे कि सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर सवाल किया, हमारे जम्मू और कश्मीर के नागरिकों की जानों को लेकर सवाल किया। जहां तक बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों जुड़ी भारत जोड़ो यात्रा से, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत रीजन से जुड़ी। आप कहती हैं क्या कश्मीर के सभी लोग टेररिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मेरा सवाल रहेगा, आज क्यों 9 साल से असेंबली के चुनाव बीजेपी नहीं करा रही? इफ्रा जी, कौन कहता है कि कश्मीर के सभी लोग टेररिस्ट हैं? किसका स्टेटमेंट है ये, किसने कहा है? जी आप अब सुन लीजिए, आपने भी कहा कि आप लोग कहते हैं कि कश्मीर के सभी लोग टेररिस्ट हैं। किसने ये सवाल खड़ा किया कश्मीर के लोगों पर?
देखिए, जब बीजेपी की सरकार चुनाव पिछले 9 साल से नहीं करा रही, तो क्या वो यही एक तरह से बोल नहीं रही है? क्यों चुनाव नहीं करा रहे हैं जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए? पिछले 9 साल से असेंबली के चुनाव नहीं हुए, यहाँ स्टेट की कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ अपने लोगों का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो क्या ये सवाल बीजेपी खड़े? अरे भाई, आप कह रही हैं कि कश्मीर का हर आदमी टेररिस्ट नहीं है, ये किसने कहा है? कश्मीर के लोगों को आतंकवादी किसने कहा है? कौन है जो कहता है आतंकवादी है कश्मीर के लोग? किसने कहा है? सुन लीजिए, जब बीजेपी की सरकार एक स्टेट के 1,35,00,000 लोगों को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करती है, तो बीजेपी की सरकार ये कहती है एक सेकेंड, कहती है राकेश त्रिपाठी। आप नेशनल टीवी पे बैठकर क्या बयानबाजी कर रही है इफ्रा जी? आप क्या बयानबाजी कर रही हैं? 1 मिनट राकेश त्रिपाठी जी, ओके, 1 मिनट इफ्रा जी, आपने जो बात बोली मैं पहले रिएक्शन ले लूं। राकेश त्रिपाठी जी, क्या बीजेपी की सोच है कि कश्मीर का हर आदमी आवाम आतंकवादी है, जैसा कि इनका कहना है, इसीलिए आप चुनाव नहीं करवा रहे? ये आरोप है। देखिए रिमा जी, सच्चाई ये है कि केवल 3 परिवार ऐसे थे जम्मू और कश्मीर के, जिन 3 परिवारों ने पूरी कश्मीरी आवाम एक मिनट सुन लीजिए, आपने इतना विवादित बयान दिया, 1 मिनट सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए जवाब सुनिए। यही प्रयास करते हैं ये वहां जम्मू कश्मीर में, जनता के बीच में भी यही प्रयास करते हैं कि कैसे भावनाओं को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए इस प्रकार की जहरीली जुबान का उपयोग किया जाए। वो बयान जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, जो कभी किसी ने कहे नहीं है, वही बयान लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, ये प्रयास आपके सफल नहीं होंगे। आप निश्चिंत रहिए। ये जो 3 परिवारों की सल्तनत चलती थी ना, ये सल्तनत अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद सल्तनत चली गई है। निश्चित तौर पर आवाम को अधिकार होगा, आवाम बहुत जल्द ही वहां पर चुनाव भी होंगे। जो रवैया है ना, बंद करिए, गैर जिम्मेदाराना रवैया बंद करिए। राकेश जी, ठीक है। इफ्रा जी, अगर कोई विवादित बयान दे रहा है ना कश्मीर के आवाम को लेकर के, और वहां पर एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़वाकर, तो आपको भी पता है कौन दे रहा है। महबूबा मुफ्ती हैं वो, जिनके लगातार बयान इस तरह आते हैं, जो आज की डेट में आपके साथ में खड़ी हुई हैं। हाँ, उन्हीं के बयानों को लेकर हमेशा वहां पर आतंकियों, जिनको आपने कहा ना कि कश्मीर के हर आवाम को आतंकी कौन बोलता है, तो वो बोलती हैं, क्योंकि वो उनके घर पर जाती हैं और आंसू पोंछती हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं। इसलिए कृपा करके अपने बयान को थोड़ा सा देखिए कि आप क्या कह रही हैं। अभी मैं नहीं कह रही, अभी आप कह रही हैं। आप ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि कश्मीर के लोगों को टेररिज्म की नजर से कौन देखता है। आपने ये सवाल खड़ा किया और मैंने जवाब दे दिया, और अब आपको मिर्ची लग रही है। वही लोग देख रहे हैं जो यहाँ चुनाव नहीं करा रहे, वही लोग देख रहे हैं जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही लोग देखते हैं जिन्होंने यहाँ की इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी है। जो 600 करोड़ 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता था, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। वही लोग देख रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के घरों पे आज इस कड़कड़ाती बर्फ में डिमोलिशन और बिल्डोजर चला रहे हैं। तो ये सवाल तो आप खड़े करती हैं, और जब मैं जवाब देती हूँ फिर आप कहती हैं कैसा जवाब है। इफ्रा जी, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था। मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा था कि राहुल गांधी जिन्होंने आज बयान दिया, सुन लीजिएगा ध्यान से, राहुल गांधी जिन्होंने आज बयान दिया कि कश्मीर के लोगों ने उनको ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया, तो ये ग्रेनेड कहां से बीच में आया? मैंने ये आपसे सवाल पूछा। मिर्ची किसको लग रही है वो तो आप ही देख रही हैं। फिर आपने जवाब दिया, एक सेकेंड, अब आपने परेशान, अब मुझे मिर्ची लग रही है तो सुन लीजिए ना। आपने कहा कि मैंने ये सवाल पूछा, बिल्कुल मैंने ये सवाल पूछा, और मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि कश्मीर में खड़े होकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद और आज जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, उसमें ये कहना कि कश्मीर की जो जनता है उसने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया, ये सवाल कहां से खड़ा होता है? ये सवाल कहां से खड़ा होता है? ये सवाल पूछा गया था रामकृपाल जी, ये सवाल कहां से खड़ा होता है? ये टी शर्ट को सफेद की जगह लाल कर दो, ये क्या मामला था आज का? ये जो मैंने यही सोचा था कि यात्रा के समापन पर मुझे 2 तरह से देखना था कि राहुल जी को निजी तौर पर क्या मिला है और कांग्रेस पार्टी को और देश को क्या मिलेगा भविष्य में। तो जो आज बयान आए हैं उसको लेकर के तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही निराश हूँ। पता नहीं राहुल जी ने कुछ पाया है या कुछ जो कुछ भी था वो खो दिया है, क्योंकि आज जो ग्रेनेड का जिस तरह की 2 बातें हुई कि मेरी शर्ट लाल कर देनी चाहिए थी और
ग्रेनेड नहीं स्वागत है। इतनी अगर आप पूरे देश में घूमे हैं और आपको कहीं नफरत दिखाई नहीं पड़ी, जैसा कि आपने कहा कि मुझे तो नफरत दिखाई नहीं पड़ती है, और आप आए और उसके बाद इस तरह का बयान देना, तो मैं समझता हूं कि आज जो आपका शीर्षक चल रहा है 2024 की तैयारी कौन किस पर भारी, मुख्य रूप से ये है कि आज यात्रा का निचोड़ ये देखना था, राहुल जी को बताना था कि उन्होंने निजी तौर पर उनका कोई गेन हुआ है या एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में एक उभरने में कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि विपक्ष के लिए वो छतरी फिर से बन सकती है, यानी 150 सीट वाली छतरी बन सकती है, ऐसा कोई मैसेज जा रहा है। मुझे तो जो आज जिस तरह से 23 दलों को बुलाया गया था और जो मुख्य रूप से जो सारे बड़े दल हैं कोई भी नहीं गया, तो ये एक तरह से आज का जो मैसेज है वहां से जम्मू कश्मीर से, तो मुझको लगता है कि ये बीजेपी के लिए फायदे की बात है, क्योंकि एक साल पहले अब मुझे नहीं लगता 24 के पहले फिर कोई यात्रा इस तरह निकलेगी इतनी बड़ी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आप कांग्रेस निकाल रही है जिसमें नहीं, कोई बात नहीं, वो निकाले, लेकिन बेसिक सवाल मैं दो करता, राहुल गांधी का कोई निजी फायदा हुआ, हो सकता है उनका व्यक्तित्व निखरा हो, लेकिन अगर व्यक्तित्व निखरा है, कोई गंभीरता आई है, कोई एक प्रेम सत्य और अहिंसा का एक मतलब उनको मिला है, ज्ञान मिला है, तो फिर उसके बाद ये ग्रेनेड और सफेद शर्ट, लाल खून और ग्रेनेड, इसकी बात करना, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी यात्रा पर अगर आप उठा करके देखिए कि क्या मिला। तरह तरह के बयान आए। दिग्विजय सिंह बीच यात्रा से बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सबूत नहीं दिए, जिसको खुद राहुल जी को खंडन करना पड़ा और कहना पड़ा। एक और कांग्रेसी ने बयान दिया। जिस तरह की जो मैसेजिंग हुई है पूरी यात्रा के दौरान, वो कहीं न कहीं विपक्ष की ताकत को कमजोर करती है, और अगर विपक्ष की ताकत को नहीं तो कम से कम कांग्रेस की ताकत को कमजोर करती है। जेबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो शुरू से ही लगभग एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि राहुल गांधी की ये अपनी पर्सनल यात्रा है, मतलब कांग्रेस की अपनी पर्सनल यात्रा है, आप लोगों ने उससे दूरी बनाए रखी है। और आज भी जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कहते रहे विपक्षी एकता को लेकर, लेकिन हमारा स्टैंड पूरी तरह से कायम है कि हम जो है वो कहीं पर भी कांग्रेस के साथ नहीं है। पहले तो मैं आपसे रिएक्शन लूंगी और फिर मैं अर्शप्रीत जी के पास जाऊंगी। देखिए मैम, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपनी कैंपेनिंग का एजेंडा होता है और अपनी प्लानिंग होती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हमारी शुभकामनाएं शुरू से उनके साथ थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा, लेकिन ये उनकी पर्सनल नीति है। आज अगर समापन था यात्रा का और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा विपक्ष साथ है, होना चाहिए था, तो पहले तो नीतियां क्लियर होनी चाहिए कांग्रेस की, जो कि नहीं है। कहां पे क्या बोलना है, मैच्योरिटी नहीं है। अगर आपकी नीतियां खुद में क्लियर नहीं है तो आप सबको इनवाइट क्यों कर रहे हैं? और हम भी समर्थन अपना तब देंगे ना जब हम चीजों से कन्विंस होंगे। तो 24 के लिए हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, विपक्ष एकजुट है, हम सब धीरे धीरे करके एक मंच पे आएंगे। अब कांग्रेस उसमें हमारा कितना साथ देती है ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो तैयार है 24 के लिए कि नहीं है। लेकिन विपक्ष अपने में तैयार है, हम लोग अपने स्टेट में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ओके, ठीक है। अर्शप्रीत जी तैयार है आप या नहीं है? क्योंकि अब तो सवाल इसी पर खड़ा हो रहा है, 2024 के लिए चेहरा किसको बनाना था, उसके बाद विवाद अलग से खड़े हो गए, और आज तो एक नया ही क्योंकि अभी वो चली गई हैं, शायद उनके सिग्नल्स में इफ्रा जी के प्रॉब्लम है, मैं अभी उनके पास साथ दोबारा से जुड़ूंगी, लेकिन विपक्ष तो नहीं है अब आपके साथ, ये तो क्लियर हो गया, तो हाथ तो कुछ लगा नहीं, क्या इमेज बन पाई? ये जो आप कह रहे हैं कि हाथ कुछ लगा नहीं, क्या किसी ने कहा था कि हाथ लगेगा कुछ इस यात्रा की वजह से? किस लिए की थी फिर? किस लिए की थी बिना हाथ लगाए? किसी ने कहा था ये पॉलिटिकल यात्रा है, कुछ हासिल नहीं होना था तो किस लिए की थी? नहीं, किसी ने कहा था कि इसकी वजह से पार्टी हम अपने साथ जोड़ेंगे, अलायंस बनाएंगे, कहा किसी ने? तो अपनी जो आप परसेप्शन से, पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट्स देते हैं, काइंडली ना दीजिए। यात्रा नॉन पॉलिटिकल थी, जिन चीजों के खिलाफ थी वो मैंने आपको बता दिया, कम्युनलिज्म, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और नफरत, जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बहुत हमारी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द देश के फैल चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी? भारत तो जुड़ा हुआ है। जब तक भारत में गरीबी है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, कम्युनलिज्म है, नफरत है, आखिर में जो लाइन पे खड़ा हुआ है व्यक्ति उसको नहीं कुछ मिलता, तब तक भारत कैसे जुड़ा हो सकता है?
भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है कि प्रॉब्लम अगर हो भी ना तो भी कह दो कि है ही नहीं, लोग जितना झूठ बोलोगे लोगों को शायद लगे कि सच है। तो साहब भारत जुड़ा नहीं हुआ, भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया। दूसरी बात, अब देखिए, अब बात यहाँ पे आप बार बार कर रहे हैं ग्रेनेड की, आप कर रहे हैं लाल शर्ट की, आप क्यों नहीं दूसरे बयानों पे फोकस करते, पॉजिटिव बयानों पे, कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने हमें प्यार दिया, 12 स्टेट्स के जहां जहां ये यात्रा गई लोगों ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से यात्रा हो सकी इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद। सिक्योरिटी लैब्स हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दफा नहीं कहा कि हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, अच्छी सिक्योरिटी मेक श्योर करेंगे, आपको मिले, आपको आप सेफ रहे। उसके बावजूद हम चलते रहे, सिक्योरिटी लैब्स के बावजूद। और लास्ट चीज इतनी है, राहुल जी ने ये भी कहा कि मुझे दर्द के बारे में पता है, जिन लोगों ने पुलवामा में अपने भाई को, किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने बेटे को खोया, उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी जी के बारे में जिक्र किया, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो दोनों चीजों की होनी चाहिए, सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव की नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अर्शप्रीत जी, हम अपना काम कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव बनाना और सवाल करना तो ये मैं डिसाइड कर लेती हूं, उस पर आपको कौन सा पर्सपेक्टिव देके दोनों तरफ से क्या बात करनी है वो आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात ये अर्शप्रीत जी, ये जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, गरीबी और क्या बेरोजगारी और महंगाई, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है क्या? और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो राजनीतिक यात्रा ही वो मान रहे थे अब तक इसको। लेकिन खैर, एनीवेज, ये एक जो भी वजह रही कि राजनीतिक नहीं थी या थी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, और राकेश जी के पास फिर मैं जाऊंगी, क्या लाल चौक पर बिना सुरक्षा व्यवस्था के, क्या लाल चौक पर बिना सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के, जो आप जिसका आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, उनके बिना क्या झंडा फहराना मुमकिन था? और अगर था तो आपको लगता है कि ये बदला हुआ कश्मीर है जहां पर राहुल गांधी ने लाल चौक पर बिना सुरक्षा के सही से मापदंड जिनके वो आरोप लगा रहे हैं उसके हुए बिना ही झंडा फहरा लिया? आवाज चली गई आपकी अर्शप्रीत जी। अर्शप्रीत जी, आवाज चली गई आपकी। आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो, अब आ रही है जी जी जी। हाँ, हमारा हमेशा से हमारी सेना की तरफ, हमारी आर्मी की तरफ हमेशा से हाईएस्ट पॉसिबल रिगार्ड रहा है। हम सैल्यूट करते हैं उनको, उनकी बहादुरी को, उनके करेज को, उनकी जो हमारे लिए सेना पर बात नहीं थी, सेना पर मैंने सवाल नहीं पूछा। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, आपके सवाल भी आ रहा हूँ। तो सैल्यूट है हमारी तरफ से उनको, हाईएस्ट पॉसिबल रिगार्ड में थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन भारत, जो आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, महफूज हो गया है, जम्मू कश्मीर शक्ल बदल गई है। अरे शक्ल मैडम ये बदली है जम्मू एंड कश्मीर की कि आज भी 40 वर्किंग डे लगते हैं वहां पे 365 दिनों में से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ये वहां पे शक्ल बदली है। दूसरी शक्ल ये बदली है कि बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पे है। तीसरी शक्ल ये बदली है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। चौथी शक्ल ये बदली है कि लोकल्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, सिर्फ आउटसाइडर्स आके ले रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड देखिए। हरियाणा में रिजर्वेशन बिल पास किया हुआ है, कर्नाटका में करने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में हो रहा है। राकेश जी, तो यहाँ पे समय नहीं है, समय कम है। अर्शप्रीत जी, आपने पॉइंट रेज किया आपने, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, बदला हुआ कश्मीर नहीं है और सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही हमने शो किया था, उसमें खुद राहुल गांधी ने अपनी बनिहाल की यात्रा इसीलिए बीच में छोड़ी थी क्योंकि सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई गई थी ठीक से, उनका ये आरोप था। राकेश जी, देखिए, रामकृपाल जी बैठे हैं, रामकृपाल जी जरूर इस लोकोक्ति को जानते होंगे, आपके दर्शक भी जान जाएंगे। एक लोकोक्ति है, 9 दिन चले 2.5 कोस, इतनी लंबी यात्रा की और जहां थे वही खड़े रह गए, क्या शायद उससे भी पीछे चले गए। राहुल गांधी की छवि सुधारने की बजाय और ज्यादा राहुल गांधी की छवि को डेंट पहुंचा है इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि जितनी बार वो मीडिया के सामने आए, हर बार उनके मजाक के तौर पर उनके बयानों को सुर्खियां मिली हैं। सच्चाई ये है कि आज जिस लाल चौक पर बहुत आसानी से इकट्ठा होकर के वहां से योगेंद्र यादव जी लाइव कर रहे थे, राहुल गांधी जी उत्सव मना रहे थे, ये परिवर्तन अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद आया है। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की विकास परक नीतियों के कारण आया है। और इन्होंने तो आज नरेंद्र मोदी सरकार का प्रचार करने का काम किया है। हम तो साधुवाद करते हैं कि राहुल गांधी जी ने आज नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को पूरे देश भर में, वो जहां जहां से गुजरे हैं, उन्होंने हर जगह से विकास के मॉडल को दिखाया है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि देश में कहीं पर भी कोई वातावरण शांत नहीं है। ये जो इंटॉलरेंस जो ग्रुप हुआ करता था, पुरस्कार वापसी गैंग जो कहता था ना कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है,
ये तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं चारों तरफ मोहब्बत है, चारों तरफ प्यार है। यानी देश अब अच्छे हाथों में चल रहा है, अच्छे नेतृत्व में चल रहा है, देश का वातावरण बेहतर हो रहा है। राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार कर लिया। मैं मानता हूं राहुल गांधी जब तक ये कहते रहेंगे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, उद्देश्य सारे वही बात मुद्दे लेकर के चल रहे हैं जो राजनीतिक यात्रा के तौर पर ले चल सकते हैं। अगर राजनीतिक यात्रा कांग्रेस को करनी होती तो किन मुद्दों को लेकर करती? क्या कौन से मुद्दे होते जिन मुद्दों को लेकर ये राजनीतिक यात्रा करते? क्या प्रधानमंत्री बनाओ राजनीतिक यात्रा करते? क्या कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ यात्रा हम करने जा रहे हैं? अरे सच्चाई यही है, स्वीकार कर लीजिए। गुड़ खाकर के गुलगुले से परहेज मत करिए। आप राजनीतिक मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टी के नेता यात्रा करते हैं और कह रहे हमारी यात्रा राजनीतिक नहीं है। यही भ्रम है कांग्रेस पार्टी का, और इसी भ्रम जाल में कांग्रेस पार्टी उलझ करके रह गई। अर्शप्रीत जी, इस बात का जवाब दीजिए। और एक सवाल जो अनुराग ठाकुर ने अभी जब आपके ऊपर आपके ये जो राहुल गांधी ने जो रैली की उस पर जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से वहां पर अपना बलिदान दिया, अभी तक उसके बारे में पता नहीं लग पाया कि आखिर उसका दोषी कौन था। उन्होंने सीधे सीधे आप पर ही हमला किया है और उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया है कि आप जो बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसा राहुल गांधी ने किया, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सभी का जो एक पूरा इतिहास है वो बताया गया कि क्या क्या उन्होंने किया, और वो भी उस दौर में जब वाकई में कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। बिल्कुल, अडवाणी साहब ने बहुत किया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी। अडवाणी जी की बात ही नहीं हो रही। अडवाणी जी की नहीं, मुरली मनोहर जोशी मैंने बोला, मुरली मनोहर जोशी बोला था सर। जितने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका कुछ योगदान है, भारतीय जनता पार्टी ने सबको साइडलाइन कर दिया। लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हो रही है अर्शप्रीत जी, लाल चौक कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं। बीजेपी के इतिहास में किसी और से शो करेंगे। सुन लीजिए, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि बहुत बढ़िया माहौल है, आप भी एक यात्रा कीजिए। करते क्यों नहीं है, डरते क्यों है आप यात्रा निकालने से? या आपको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं लगता है कि पॉलिटिकल काम, कैंपेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में लगे रहती है भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने इसलिए इस वजह से ये चीज कही कि कांग्रेस की यात्रा पॉलिटिकल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। नहीं तो बीजेपी को यात्रा किस लिए करनी है? किस लिए बीजेपी को यात्रा करनी है अर्शप्रीत जी? किस लिए बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं यात्रा करने के लिए? मैं बताता हूँ किस वजह से करनी है। जो हमारा नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलर, देश के लोकतंत्र का जो नेचर है सेकुलर, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। उसको ठीक करने के लिए, फिर से सेकुलर करने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, प्रीएम्बल पढ़ लें, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको पता लग जाएगा कि सेकुलर हमारे संविधान में है, प्रीएम्बल में है। और तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी हमें बता रही है आप पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझ आता है कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे पॉलिटिकल कारण होते हैं, उसके बगैर आप नहीं कुछ करते, ना विकास, ना वेलफेयर। हमें समझ आता है। चलिए, रामकृपाल जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। रामकृपाल जी। मैंने कहा कि आपका समय समाप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, ये देखेंगे कि कांग्रेस हमारी तरफ आती है कि नहीं। मतलब मैसेज इज वेरी क्लियर, कांग्रेस को आना है तो हमारी छतरी के नीचे आए। ये बहुत ही क्लियर उन्होंने कहा। अब देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देखते हैं, कांग्रेस को अगर आना है तो हमारी ओर आए। इसका मतलब एक मैसेज तो साफ हो गया कि कोई भी जो पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बाकी समाजवादी पार्टी, सबका यही है कि अगर वो दिन चले गए जब 150 सीट लेकर के आप छतरी तानते थे, उसके नीचे खड़े होते थे। इस बार छतरी किसी और की रहेगी। अगर कांग्रेस को आना है तो उस छतरी के नीचे आए। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है ये मैसेज। और इसीलिए रामकृपाल जी, जो आपने बात कही, हमने आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे हम कि विपक्ष का जो एक चेहरा बनने की होड़ लगी हुई है, कम से कम राहुल गांधी के साथ ये तमाम लोग नहीं है, ये इन्होंने हर मंच से डिक्लेयर किया है। क्लियर हो गया। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो अपने जो गिने चुने साथी हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगी, या वाकई में इन सभी दलों के पास आने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। बहरहाल वक्त की बात है, इसलिए आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 5 की पंचायत के इस शो में जुड़ने के लिए। और आज अंतिम दिन था भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन फिर भी चलते चलते भी अंत में भी एक विवाद को जरूर जन्म दे दिया राहुल गांधी ने। और इसीलिए कश्मीर में खड़े होकर अगर कोई ये बात कहता है कि कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया है, तो सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर ये ग्रेनेड कहां से आ गया। और कश्मीर की जनता तो हमेशा से प्यार देती है, आवाम वहां की हमेशा से प्यार देती है, लेकिन राहुल गांधी की नजर शायद वहां पहुंचकर कुछ और
देखने लगी थी। आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।